वो खेलने में रहे हमारे साथ और हम चाहने में लगे रहे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। और आज प्रारंभ करते हैं 7वां अध्याय। कक्षा 12 की जो आरोह है भाग 2 पुस्तक हमने प्रारंभ कर रखी है, उसका ये 7वां अध्याय है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब का। ठीक है, उसको हम जो इनकी रचना है, जो कविता है, उसको हम अच्छे से देखेंगे। उससे पहले इनका परिचय देखेंगे और परिचय भी विस्तार से देखेंगे। एक एक रचनाओं का आपको मैं रचना काल भी लिखवाता चलूँगा। उससे पहले आप तमाम साथियों से गुजारिश, निवेदन, अनुरोध कि आप वीडियो को लाइक कर दें, अभी शेयर कर दें, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी क्लिक कर लेना। आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है मेरा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, हिंदी आपको देवनागरी में लिखना अगर सर्च करते हो तो। बाकी 4900 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। साथियों, रीट का जो मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम आया, उसको लेकर कई सारे संशय है। कई लोगों ने, कई साथियों के वीडियो देख भी लिए होंगे यूट्यूब पर, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मोटे तौर पर अभी पाठ्यक्रम दिया है, बिल्कुल डिटेल से हर एक टॉपिक को डिस्क्राइब करके, या यूँ कहें कि विस्तृत पाठ्यक्रम है जो नहीं डाला गया। तब तक आप क्यों भ्रम में पड़े हुए हो? क्यों खोपड़ी लगा रहे हो? अलग अलग कोई कुछ बता रहा है वीडियो में, कोई कुछ बता रहा है, क्यों उनके पीछे पड़े हो? क्यों 30-30, 20-20 मिनट के, 15-15 मिनट के वीडियो में लगे हुए हो? आपको मोटे तौर पर पाठ्यक्रम जो दे दिया गया है, और उससे पहले जो आपकी पात्रता परीक्षा होनी है 24 जुलाई को, जो जुलाई में डेट दे रखी है, उसमें तो वही रहने वाला, पुराना वाला ही। तो उस पर फोकस कीजिए। अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। आगामी समय में जब भी 2, 4, 5, 10, 15 दिन में डिटेल्ड सिलेबस आएगा, तब देख लीजिएगा। क्यों इधर उधर खोपड़ी को है जो उसके अंदर घुसाने में लगे हुए, परेशान हो रहे हैं। और आप ग्रेड 1, 2 के कर रहे हैं तो उसमें लगे रहे बिल्कुल निश्चिंत होके। इतना ही कहना, बाकी आपकी इच्छा है। चलिए साहब, निराला साहब को प्रारंभ करते हैं। परिचय की बात करें निराला साहब की, तो जन्म साहब इनका सन 1899 में होता है। कब होता है? 1899। कई जगह आपको 1896 भी देखने को मिलेगा, लेकिन अपनी पाठ्य पुस्तक में ये दिया गया और यही माना गया है 1899। ठीक है। महिषादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में साहब। ठीक है। पारिवारिक गांव गढ़ाकोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुता, ये सभी के सभी क्या है? कविता संग्रह। क्या है? सभी के सभी कविता संग्रह। अनामिका का समय लिख लीजिए आप। अनामिका का रचना का लिख लीजिए अपने 1923। अनामिका का लिख लीजिए 1923 लिख लीजिए। परिमल का लिख लीजिए साहब आप 1930। वहीं गीतिका 1936। गीतिका कब? 1936। बात करें आगे हम इसके अंदर, नए पत्ते का लिख लीजिए 1946। नए पत्ते 1946। अणिमा की बात करें तो अणिमा 1943 अणिमा। और तुलसीदास बहुत बार माफ कीजिए 1938। क्या समय हो जाएगा? 1938। क्या हो जाएगा? 1938। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें, ये तो हो गई कविता संग्रह। चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर, बकरीहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये सारे के सारे क्या है? गद्य में रचित है। ठीक है। और इनके अतिरिक्त आराधना भी है, गीत गूंज भी है, सांदे कांकली भी है। आगे हम बात करें तो 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित है। अगर इनका संपूर्ण जो वांग्मय, संपूर्ण जो रचनाएं उनकी बात करें तो संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में। तो निराला रचनावली तो याद रही जाएगी, लेकिन खंड जरूर याद रखने। 8 खंडों में जो प्रकाशित हुई है। और इन्होंने समन्वय और मतवाला पत्रिका का संपादन भी किया है, और ये परीक्षा में पहले पूछा भी गया है। समन्वय और मतवाला पत्रिका का संपादन किन्होंने किया? निराला साहब ने किया है साहब। और निधन 1961 में इलाहाबाद में हो जाता है साहब। इसके अतिरिक्त इनके
जो उपन्यास है जिसे हमने नाम लिया था उपन्यासों में बिल्लेसुर बकरिया, कई बार पूछा गया, 1942 इसका समय है। बिल्लेसुर बकरिया 1942, ठीक है। और हम बात करें इसके अंदर एक चोटी की पकड़ है 1946, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950, लिख लीजिए, मैं बोलता जा रहा हूँ जो मुझे लग रहा है, 1950 काले कारनामे, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो प्रभावती जो है 1937, प्रभावती का अगर समय लिखना चाहो तो आप लिख लीजिए 1937। अप्सरा भी है, अलका भी है, निरुपमा भी है, ये इनके उपन्यास है। कहानी संग्रह में आता है कि इनका लिल्ली, सखी, सुकूल की बीबी। गीतों में भी निराला के बहुत सारे गीत हैं। संबोधन गीत में मैं करूं वरुण पद सुंदर, शोक गीत जो सरोज स्मृति है, पत्र गीत छत्रपति शिवाजी का पत्र, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिखी गई है। आगे देखिए, ये कई बार आती है, नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद रव, नव नभ के नव विहंग वृंद को नव पर नव स्वर दे। ध्यान में रखना पंक्तियों को। तो कविता को एक नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं, तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी होते हैं साहब। फक्कड़पन है कबीर साहिब में। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, औज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंद नहीं पाता है। इनके अंदर, इनके संघर्षों में, इनके काव्यात्मक लेखन में साहब संघर्ष मिलता है अपने भीतर, और जीवन जीने की कला मिलती है, क्रांति मिलती है, निर्माण मिलता है, ओज मिलता है, माधुर्य मिलता है, आशा भी मिलती है तो निराशा भी। ये द्वंद्व है जो सारी के सारे पुट है जो समेटे हुए हैं साहब। उनका ये निर्बंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व, कविता और जीवन में फांक नहीं रखता है साहब। वे आपस में घुले मिले हैं, अलग अलग नहीं दिखते, घुले मिले हैं आपस में। उल्लास, शोक, राग, विराग, उत्थान पतन, अंधकार प्रकाश का सजीव कोलाज है साहब उनकी कविता। तो ये कथन देकर सवाल पूछा जा सकता है कि उल्लास, शोक, राग, विराग, उत्थान पतन, अंधकार प्रकाश का सजीव कोलाज है उनकी कविता। उनकी यहाँ मतलब अपने निराला साहब। तो ये कथन है जो पूछा जा सकता है साहब। और परिचय के आखिर में कुछ और मैं महत्वपूर्ण चीज़ें आपको नोट करवाऊंगा, जरूर नोट कीजिएगा, वहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। जब ये मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद, रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य, विषय और युग की सीमाओं को भी है जो अतिक्रमित करते हैं। तो मुक्त छंद के रूप में कौन प्रतिष्ठापित करते हैं? निराला साहब। विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग देखने को मिलता है साहब। एक तरफ तो तत्सम सामासिक पदावली और ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा, और आगे हम बात करें और कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास है। ये राम की शक्ति पूजा भी इनकी और तुलसीदास भी। तो दूसरी तरफ देसी टटके देशी शब्दों का प्रयोग करते हुए सौंदापन, कुकुरमुत्ता भी रचना, रानी और कानी, महंगू महंगा रहा, ऐसी कविताओं की रचना भी है जो ये साहब करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें इनकी और रचनाओं के अंदर, तो धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये पंक्ति देकर कई बार है जो पूछा गया है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध किनकी है? ये पूछा भी गया पहले अपने, ये निराला साहब। निराला उत्कट आत्मशक्ति और अद्भुत जिजीविषा के कवि हैं जो हार नहीं मानते और निराशा के क्षणों में शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन है जो जुटाते हैं। राम की शक्ति पूजा एक मोटिवेट करने वाली रचना है साहब। जो कुकुरमुत्ता आई थी वो भी कई बार पूछी कि 1941 उसका समय ध्यान में रखना। इसीलिए इस शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल उन्हें प्रिय है क्योंकि वह स्वयं, उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। तो इनका प्रियों में आता है बादल विषय। बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण का, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति में बदलाव का अग्रदूत है। यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण है तो मजदूर के संदर्भ में क्या है? तो क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। यह सवाल भी पूछा जा सकता है।
आज की जो इनकी जो आगे कविता उनमें बात करें तो बादल राग कविता जो है ये अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। तो ये सवाल बन गया, बादल राग कहाँ प्रकाशित किन में प्रकाशित है? अनामिका में प्रकाशित। और कितने खंडों में? 6 खंडों में। ये यहाँ उसका 6ठा खंड है जो लिया गया है। तो आज की कविता कौन सी है अपनी? बादल राग है साहब। और बादल राग किस में है? अनामिका में। अनामिका में प्रकाशित है। और कितने खंडों में? 6 खंडों में। और जो 6ठा खंड है वो यहाँ पर है जो लिया गया है आज अपने पाठ के अंदर। ठीक है। लघु मानव यानी आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप में है जो पुकार रही है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है और इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अटालिका नहीं है रे में भी वंचितों की जो पक्ष धरता है उसकी अनुगूंज स्पष्ट देखने को मिलती है, जो अपनी कविता के अंदर पंक्तियां आएगी। है बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई है जैसे, वो और वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हो तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। ये बादल दरअसल वीरों का एक क्या प्रमथ दल दिखाई देते हैं। बादल को क्या है? ये वीरों का दल दिखाई देते हैं। चूंकि ये विप्लव के बादल हैं इसलिए गर्जन तर्जन है जो अमोघ है। और गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं और हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़मास की ही एक तरीके से हाड़ मात्र है जो रह गया बिल्कुल। जीर्ण शरीर त्रस्त नयन मुख, पूरी धरती का हृदय दग्ध है। और ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है, कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत है जो करती है। ये कविता ये विशेषताएं हैं जो लिए हुए आगे बढ़ती है साहब। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। वहीं क्रांति जो हरियाली लाएगी उसके सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे साहब। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। समीर सागर के विराट बिंब से शुरू होती है कविता। ये इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है, इतना व्यापकता लिए हुए है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्ति तो इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। इस तरह ये जो कविता है लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई है। कौन सी कविता? बादल राग। इसलिए बादल राग एक और जीवन के निर्माण के लिए नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण है जो बनता है साहब। तो बादल राग कविता देखेंगे, उससे पहले निराला साहब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप लिख लीजिए साहब। ठीक है। उनमें पहला, इनके बचपन का नाम अगर पूछ लिया जाए, महत्वपूर्ण तथ्य लिख लीजिए। बचपन का नाम पूछ लिया जाए तो क्या था? सूर्य कुमार। क्या था साहब? सूर्य कुमार लिख लीजिए। ठीक है। और हम बात करें निराला के जो अपने आध्यात्मिक गुरु है, निराला अपना आध्यात्मिक गुरु किसको मानते थे? विवेकानंद को मानते थे। ठीक है। और एक जगह ये पंक्ति कही है कि मैं ही वसंत का अग्रदूत हूँ, मैं ही वसंत का अग्रदूत हूँ। किसने कहा? निराला ने स्वयं कहा था। तो ध्यान में रखना, मैं ही वसंत का अग्रदूत हूँ। पूछा जा सकता है, मैं ही वसंत का अग्रदूत हूँ। लिख लीजिए। अगर बुक है तो बुक के अंदर कहीं नोट कर लीजिए, या अलग से नोट बनाओ तो बात अलग है। अग्रदूत हूँ। वहीं एक जगह निराला की जो कविता है कल्पना के कानन की रानी, जो कविता है निराला ने कविता को क्या कहा है? कल्पना के कानन की रानी कहा है। निराला ने कविता को क्या कहा? कल्पना के कानन की रानी कहा है। ध्यान में रखना। आगे बात करें इनके विषय में तो ये पंक्तियां भी आपने देखी होगी जो आती है अपने कि अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। तो ये इनकी जो पंक्तियां हैं ये मतवाला के मुख्य जो पृष्ठ था उसके ऊपर छपती थी। ठीक है। और रामविलास शर्मा साहब ने निराला की प्रथम प्रकाशित रचना भारत माता की वंदना 1920 को माना है। अगर पूछ लिया जाए रामविलास शर्मा के
अकॉर्डिंग निराला साहब की प्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है? तो वो है भारत माता। कौन सी है? भारत माता है। और किन के अकॉर्डिंग? रामविलास शर्मा के अकॉर्डिंग। ठीक है, रामविलास शर्मा के अकॉर्डिंग, ध्यान में रखना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके विषय में लिखते हैं क्या? कि साहित्य जगत में कबीर जैसा अक्खड़ और निराला जैसा धाकड़ देखने को नहीं मिलता। ये कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर से सुन लीजिए इस कथन को कि साहित्य जगत में कबीर जैसा अक्खड़ और निराला जैसा धाकड़ देखने को जो नहीं मिलता है। निराला को औज और औदात्य का कवि भी कहा जाता है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। औज व औदात्य का कवि, औदात्य का कवि भी किस कहा जाता है? किसको? निराला को। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो कुकुरमुत्ता इनकी रचना है 1941, वो एक दलित वर्ग का प्रतीक है। यह सवाल भी पूछा गया है। कुकुरमुत्ता रचना क्या है? कुकुरमुत्ता जो रचना है 1941, ये अपने दलित वर्ग का प्रतीक भी। ये सवाल भी पूछा गया एक बार, दलित वर्ग का प्रतीक भी। जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा गया है, वो पूछा जा सकता है, वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ थोड़ा सा इसके संदर्भ में। ठीक है, और इस कृति में जो कुकुरमुत्ता, इसमें अंग्रेजी व उर्दू के शब्दों की बहुलता आपको देखने को है जो मिलेगी। आगे बात समझ में। निराला के प्रिय कवियों में बात करें, तुलसीदास है। और एक जगह ऐसा भी कहा है कि विधवा को इष्ट देव की मंदिर की पूजा से किसने कहा? निराला ने कहा है विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा से। ध्यान में रखना ये विधवा को। और हम बात करें इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में, तो पंक्तियां तो बहुत सारी है, जैसे कि मैं बोलकर आपको बता देता हूँ कुछ। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ये तोड़ती पत्थर से ली गई। राम की शक्ति पूजा में आपने देखा ही होगा कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये पंक्ति बहुत बार पूछी गई। तो साहित्य इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है बहुत। निराला अपने महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, तो ये पंक्ति कई बार पूछी गई है। वहीं राम की शक्ति पूजा में एक पंक्ति आती है, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण है पुरुष सिंह, तुम भी ये शक्ति करो धारण। ये भी पंक्ति कई बार पूछी गई है। और एक जगह जो सरोज स्मृति है उसके अंदर ये पंक्तियां भी आती है, ये कान्य कुंज कुल कुलांगार खाकर पतल में करते छेद। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। और तुलसीदास के अंदर एक पंक्तियां आती है, जागो जागो आया प्रभात, बीती वह अंधरात। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह अंधरात, तुलसीदास ने लिया गया। और बीती विभावरी जागरी, पिछले पाठ में हमने देखा था वो किन की पंक्तियां? बीती विभावरी जागरी, वो आप ध्यान में रखना। और हम बात करें तो जो बादल राग कविता है उसमें एक पंक्ति आती है, जीर्ण बाहु व क्षीण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। ये पंक्तियां इस पाठ में हम आगे भी देखेंगे। भिक्षुक जो रचना है उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां, और ये परीक्षा में पहले भी पूछी गई है कि वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा है लकुटिया टेक। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। ये भिक्षुक से इनकी पंक्तियां ली गई है और ये बहुत बार पूछी गई है पहले भी। ठीक है, और कुकुरमुत्ता है उसके अंदर बहुत एक कमाल की पंक्ति आती है कि एक थे नवाब फारस से मंगाए थे गुलाब। एक थे नवाब और फारस से मंगाए थे गुलाब। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। जूही की कली से जो 1916 में हुई थी, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, ये पंक्ति है जूही की कली से। और बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, कौन सा अलंकार, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा साहब। तो आज के इस वीडियो में केवल परिचय ही देखेंगे, और कल के वीडियो में इनकी जो ये बादल राग कविता है इसको अच्छे से हम है जो एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे इसकी। तो आप सभी साथियों से गुजारिश, वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, जिस पर 4900 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं।
दूसरी बात, पढ़ाई से संबंधित आपकी कोई समस्या है तो मेरा दूसरा मोटिवेशनल चैनल है अपना, ये आदि की आवाज़ नाम से। यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे आदि की आवाज़ सर्च करोगे यूट्यूब पर तो ये चैनल मिल जाएगा, और उस पर बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डालेंगे, और वो भी पढ़ाई से संबंधित, ताकि आपको हेल्प मिले, आप अपने आप को मोटिवेट रख सको। तो किस प्रकार से टाइम टेबल बनाएं, किस प्रकार से हम पढ़ाई को जारी रखें बिल्कुल नियमित रूप से जोश के साथ, वो सारे वीडियोज़ यहाँ पर आदि की आवाज़ पर मिलेंगे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।